सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जाने वाली बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर। राजनीति विज्ञान का संभावित मॉडल पेपर। मैं राम अवतार बगड़िया, स्कूल लेक्चरर। इसमें हम वर्तमान में ब्लूप्रिंट के आधार पर कोरोना के कारण कुछ पाठ्यांश कम कर दिया है, तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होंगे, छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न, सभी प्रश्नों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजनीति विज्ञान की परीक्षा के लिए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका मैं आंसर भी साथ साथ बताते जाऊंगा आपको। आंसर भी, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, और ये शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था, और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था उस समय, जबकि वर्तमान में गुट निरपेक्ष देश 120 के लगभग हो गए हैं। तो पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इस बार। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में। दूसरा प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आंसर है, पहला है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद विचारधारा प्रभावी थी। दूसरा ऑप्शन है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। तीसरा ऑप्शन है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चौथा ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन राज्य करता था। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। इसमें आंसर तीसरा सही है कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा थी, उसमें साम्यवादी विचारधारा थी और उसमें किसी प्रकार की आर्थिक आज़ादी नहीं थी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। दूसरा ऑप्शन है, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा है, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सम्मेलन में हुए, बिल्कुल सही है। चौथा, दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है, दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली चलती है, क्योंकि दक्षिणी एशिया में कई देश हैं और उन देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। चौथा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को, और WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO और WTO में, विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 164 देश हैं और 164वां देश है अफगानिस्तान। तो प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन, पहला ऑप्शन है गैट, दूसरा WHO, तीसरा UNDP, चौथा UNEP। तो इसका उत्तर है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और इस गैट की स्थापना हुई थी 1948 में। इस गैट की स्थापना 1948 में हुई थी, और इस गैट की जगह ही बाद में WTO का गठन हुआ 1995 में। तो पांचवा प्रश्न है अपना, विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है, वायुमंडल, सड़क मार्ग, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष।
तो विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? वायुमंडल भी शामिल है, समुद्री सतह भी है, बाहरी अंतरिक्ष भी है, सड़क मार्ग शामिल नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2। साझी विरासत का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तु या संपदा, प्रकृति की वस्तु, प्राकृतिक पदार्थ जिस पर किसी एक देश की संप्रभुता नहीं होती, बल्कि वो समुदाय की साझी संपत्ति होती है, पूरे समाज का, पूरे देशों का उस पर बराबर का हक होता है, उसे साझी विरासत कहते हैं। जैसे वायुमंडल है, बाहरी अंतरिक्ष है, समुद्री सतह है, ये सारी साझी विरासत है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे, 500 प्रश्न हो चुके हैं। और आगे निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठा प्रश्न है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। तो सोवियत संघ के 1985 में राष्ट्रपति बने थे मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे मिखाइल गोर्बाचोव। तो पहले छठे प्रश्न का आंसर आ जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। आज का अपना 7वां प्रश्न है चिली में कौन से मूलवासी रहते हैं? मूलवासी, इस मूलवासी का मतलब होता है ऐसे लोगों के वंशज जो काफी समय से उस देश में रहते आ रहे थे। जैसे भारत के लिए मूलवासी की चर्चा करें तो अनुसूचित जनजाति और आदिवासी लोग भारत में मूलवासी माने गए हैं। उसी प्रकार चिली में मूलवासी मापुसे चिली के मूलवासी हैं मापुसे। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मूलवासी हैं माइक्रोनेशिया, वैसे चिली के हैं मापुसे। 8वां प्रश्न है, हम 8वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। जैविक हथियार संधि, ये निशस्त्रीकरण की 2 संधियां महत्वपूर्ण हैं, जैविक हथियार संधि और रासायनिक हथियार संधि। जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर 1972 में, रासायनिक हथियार संधि पर 1992 में। और जैविक हथियार संधि पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो जैविक हथियार संधि पर 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और जैविक हथियार संधि हुई थी 1972 में। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न, मैं प्रश्नों के हल भी मैं साथ के साथ बताते जा रहा हूं। 9वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। और प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, 1914 से 1918, और इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। और दोस्तों राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में था। 10वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल 51 देश थे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। उस समय संस्थापक 51 थे। 51वां देश पोलैंड था। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न अपने रिक्त स्थान के हो गए, 6 से लेकर के 10 तक। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और असत्य बताइए। आपको सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य, ये लगाना है। तो 11वां प्रश्न है शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, कथन सही है या गलत है? जी हाँ, कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीत युद्ध में सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। शीत युद्ध केवल 2 गुटों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति के समान था, इसमें सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। तो यह हो जाएगा असत्य। 12वां प्रश्न है, सत्य असत्य वाले प्रश्न है।
महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। जी हाँ, गलत है, ये कथन भी असत्य है, क्योंकि महाशक्तियां सदस्य देशों को केवल इस्तेमाल करती थी, उनको कभी हथियार विकसित करने में सहायता नहीं दी। असत्य। 13वां प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक, प्रश्न पूछा जा सकता है किस दशक को खतरनाक दशक कहा गया है, तो 1960 के दशक को। और 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है, ये भी अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया है, सत्य कथन है। 14वां प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहते हैं। सही है, पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था और 1992 में हुआ था। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य कथन है ये। 15वां प्रश्न है, विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। तो मैंने ये चर्चा पहले कर चुके हैं कि साझी विरासत पर किसी एक देश का हक नहीं होता, संपूर्ण सृष्टि का हक होता है, सभी देशों का बराबर का हक होता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये 5 प्रश्न सत्य और असत्य के हो गए 11 से लेकर 15 तक। आगे हम चर्चा करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के। 16वां प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम लिखिए और स्थापना कब हुई। तो नाटो NATO, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पूरा नाम है। और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 और इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और सुन लीजिए, नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। ये अमेरिका के गुट में शामिल था। अमेरिका और पूंजीवादी देशों ने ये गुट बनाया था, सैनिक गठबंधन था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में था। स्थापना के समय इसमें 6 देश थे, वर्तमान में इसमें 28 देश हैं। तो नाटो का पूरा नाम और स्थापना हो गई। 16वां प्रश्न हो गया अपना 17वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो गुट निरपेक्ष, जब विश्व में शीत युद्ध का दौर था, 2 गुटों में पूरी दुनिया बंटी हुई थी, तो स्वतंत्र होने वाले देश जैसे भारत के सामने दुविधा थी कि किस गुट में शामिल हो। तो भारत ने दोनों गुटों में शामिल नहीं होते हुए अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई, उसे गुट निरपेक्षता कहा गया। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता नेहरू जो भारत के थे, नासिर जो मिस्र के, और यूगोस्लाविया के टिट्टो। 3 नाम याद रखना, वैसे 5 हैं। नेहरू, नासिर, टिट्टो। नेहरू भारत के, नासिर मिस्र के और टिट्टो यूगोस्लाविया के। 2 अतिरिक्त जो सहायक थे, सुकर्णो इंडोनेशिया और एनक्रुमा घाना। तो ये 5 प्रमुख नेता गुटनिरपेक्षता के संस्थापक। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। 25 देशों ने भाग लिया था और वर्तमान में गुटनिरपेक्षता में 120 देश हैं। भारत में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था जो 1983 में हुआ था। उस समय कुल देश 101 हो गए थे। उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो गुटनिरपेक्षता के प्रणेता याद रखना, गुटनिरपेक्षता के प्रणेता नेहरू, नासिर, टिट्टो। नेहरू भारत के, नासिर मिस्र के, यूगोस्लाविया के टिट्टो। 18वां प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक कब गिराई गई। तो पहले तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक क्या था। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, 1989 में। दोस्तों, बर्लिन की दीवार बनाई थी 1961 में। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी और बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989
1989 में। और शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा का मिसाइल संकट, जबकि शीत युद्ध का प्रतीक, हम यहाँ पर प्रतीक की बात कर रहे हैं, शीत युद्ध का प्रतीक तो बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989। मैं बार बार इसका उत्तर बोल रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए। 19वां प्रश्न है, दक्षिणी एशिया पद में कौन कौन से देश शामिल थे? तो दक्षिणी एशिया पद में दक्षिणी एशिया में 7 देश मुख्यतः शामिल किए जाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, कभी कभी अफगानिस्तान को भी दक्षिणी एशिया पद में शामिल कर लिया जाता है। तो दक्षिणी एशिया में जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर के बीच में जो 7 देश आते हैं उनको दक्षिणी एशिया पद नाम दिया जाता है। 20वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के 2 कार्य। सुरक्षा परिषद को यूएनओ का या दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, और दूसरा संभावित विश्व युद्धों को रोकना। यह सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं। उन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और वर्तमान में 5 स्थायी सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस प्रकार से ये अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए 20 तक। अब चर्चा करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। 21वां प्रश्न है मिलान वाला, एग्जाम में पूछा जाता है इसे प्रश्न भी। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? शॉक थेरेपी क्या थी? रूस वार्सा पैक्ट। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधारों की शुरुआत की थी और सुधारों की शुरुआत सोवियत संघ में इन्होंने की थी 1985 में। शॉक थेरेपी एक प्रकार का आर्थिक मॉडल है जिसका अर्थ है आघात देकर उपचार करना। ये साम्यवादी देशों की साम्यवादी प्रणाली या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव, जो तनावपूर्ण संकटग्रस्त माहौल में गुजरा उसे शॉक थेरेपी कहा गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। सोवियत संघ का विघटन हो गया 26 दिसंबर 1991 को, 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया, उसमें बड़ा रूस था, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस। वार्सा पैक्ट एक सैन्य समझौता था और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने 1955 में किया था। तो मैं दोबारा इसको एक बार और करके बता देता हूँ आपको। मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधारों की शुरुआत की। शॉक थेरेपी एक प्रकार का आर्थिक मॉडल है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। वार्सा पैक्ट सैन्य समझौता है। 21वां प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचोव सुधारों की शुरुआत, शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, वार्सा पैक्ट सैन्य समझौता। 22वां प्रश्न, किन बातों के कारण मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधारों का प्रयास किया? किन बातों के कारण मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधारों का प्रयास किया? तो इसमें यह भी हो सकता है कि सोवियत संघ का विघटन किन परिस्थितियों से हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, एक ही बात है। तो अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना। अर्थव्यवस्था क्या हो गई? अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना, पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ जाना, प्रशासनिक ढांचे की त्रुटियां। तो मुख्यतया 3 ऐसे कारण थे जिनके कारण मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ में सुधार अपनाने के लिए बाध्य हुए। और वो प्रमुख कौन कौन से कारण थे? अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना, पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ जाना और प्रशासनिक ढांचे की त्रुटियां। इसके कारण मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में
सुधार करने का प्रयास किया और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। 23वां प्रश्न है, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, लेकिन 1971 में भारत ने सोवियत संघ से 20 वर्षीय संधि कर ली थी। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, विश्व एक ध्रुवीय हो गया, तो दो गुटों वाली कोई बात नहीं रही। तो भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए और सैन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका की तरफ रुझान बढ़ा। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया और भारत के लिए किसी भी गुट में शामिल होने की बाध्यता नहीं रही। तो भारत के लिए अमेरिका की तरफ झुकाव हो गया और सोवियत संघ के पतन के बाद भारत जैसे राष्ट्रों के लिए किसी भी गुट में शामिल होने की बाध्यता नहीं रही। और सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका के साथ मजबूती के रिश्ते बनाने की ओर रुख किया, क्योंकि पहले सोवियत संघ भारत का एक सच्चा मित्र था, लेकिन अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण संघर्ष में कमी आई, हथियारों की तेज दौड़ में कमी आई। सोवियत संघ के पतन के बाद किसी अन्य गुट में शामिल होने की भारत के लिए बाध्यता नहीं रही। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में मुख्य भूमिका किनकी है? तो श्रीलंका में दो प्रमुख समुदाय हैं, एक तो तमिल अल्पसंख्यक हैं और एक सिंहली। तमिल और सिंहली, तमिल अल्पसंख्यक हैं, सिंहली बहुसंख्यक हैं। सिंहली समुदाय तमिलों का अधिकार नहीं देना चाहते और तमिल अपना अधिकार लड़कर लेना चाहते हैं। तो तमिलों ने एक संगठन बनाया था, लिट्टे, और इस लिट्टे का संबंध श्रीलंका से, ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है, लिट्टे का संबंध किस देश से है? श्रीलंका से। लिट्टे का प्रमुख नेता प्रभाकर वर्धन था, जो सैन्य कार्यवाही में, श्रीलंका की सेना की कार्यवाही में मारा गया। उसके बाद श्रीलंका में जातीय संघर्ष में कुछ कमी आई है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में दो समुदायों का आपसी संघर्ष है, तमिल और सिंहली। तमिल अल्पसंख्यक हैं और सिंहली बहुसंख्यक हैं। 25वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, दोबारा बोल रहा हूँ, याद कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसमें दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम। स्थायी सदस्य 5 हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसमें तीसरा प्रश्न दे रखा है, महासभा के कार्य। ये गलत लग गया। महासभा के कार्य, महासभा यूएनओ का बजट तैयार करती है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को नियुक्त करती है और अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। वर्तमान में 2021-22 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। 26वां, परंपरागत और गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधन निर्माण का क्या उद्देश्य है? किसी गठबंधन का उदाहरण। तो परंपरागत सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधन निर्माण का उद्देश्य कोई देश अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी दुश्मन देश से अपने को सुरक्षित करने के लिए किसी बड़े देश या 2 छोटे या बड़े देशों से गठबंधन कर लेता है, उसे गठबंधन निर्माण होता है। और एक प्रमुख गठबंधन नाटो है, जो पूंजीवादी गुट था और उसके विरोध में रूस ने बनाया था वार्सा पैक्ट 1955 में। 27वां प्रश्न है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? तो रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 में हुआ।
रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, इसमें लगभग 170 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। 28वां प्रश्न है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो शक्ति संतुलन का मतलब है कोई देश ज्यादा सबल भी न हो, कोई देश ज्यादा दुर्बल भी न हो। सबल नहीं होने देना इसका मतलब दूसरे देशों पर धौंस न जमाए। कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है, तो सैन्य गठबंधन बना करके, कई तरीके अपना करके इसे देश कायम कर सकता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। 29वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ कमी आई है, क्योंकि विश्व में अब दो ध्रुव नहीं है। देशों के पास अब बाध्यता भी नहीं है कि किस गुट में शामिल हो, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है और सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। 30वां प्रश्न है, शीत युद्ध, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। शीत युद्ध, तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो तनाव और युद्ध के समान स्थिति थी उसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब इसमें शीत युद्ध के आप साधन, दायरे, शीत युद्ध के साधन प्रचार, दुष्प्रचार करना, एक दूसरे देशों की जासूसी करवाना, सैन्य सामग्री का प्रदर्शन करना है। और शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया, विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक गुट पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरा गुट साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्यूबा का मिसाइल संकट। तो इस प्रकार ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न